Hello student. Today started a new chapter number 4 Understanding Laws. कानूनों को समझना कि कानून क्या होते हैं। कानूनों के बारे में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को इसी चैप्टर के द्वारा डेवलप करेंगे कि कानून किस पे तो अप्लाई होते हैं, कानून का रूल क्या है, इसके बारे में हम इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिन पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे, उसको एक स्लाइड के आधार पे हमने डेवलप किया है। देखिए यहाँ ये हमारे चैप्टर के टॉपिक हैं जिनके आधार पर हम इस चैप्टर की स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डू लॉज अप्लाई टू ऑल, कि क्या कानून सभी पर लागू होते हैं, कि जो सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो क्या सभी पर एप्लीकेबल होते हैं। ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट है रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम, कि कानून का क्या नियम होता है, कि क्या कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। इसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट में। तीसरा है हाउ रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश इन इंडिया, कि भारत में कानून का नियम कैसे स्थापित हुआ, कहाँ से स्थापित हुआ, रूल ऑफ लॉ कहाँ से आया। ये हमारा थर्ड पॉइंट होगा। फोर्थ पॉइंट है हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, कि नए कानून कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, ऐसे कानून जो अलोकप्रिय है, पॉपुलर नहीं है और कंट्रोवर्शियल विवादास्पद है, उनके बारे में भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे नंबर 1 पॉइंट डू लॉज अप्लाई टू ऑल। यहां देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट डू लॉज अप्लाई टू ऑल। सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले पॉइंट पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज द ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। देखो क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत में सभी व्यक्तियों पर जो कानून है वो सभी पर समान रूप से लागू होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कानून के समक्ष सब समान है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 14 यही कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑल द पीपल इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या हैं, समान है। इसको और इजी वे में हम स्लाइड्स के आधार पर डिस्कस करेंगे, जिससे आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। यहाँ देखिए ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। मैंने कहा कि जितने भी भारत के लोग हैं, स्वतंत्र भारत के, वो सभी कानून के समक्ष समान, यानी कानून के समक्ष सब समान का मतलब है कि अगर कोई छोटे से छोटा व्यक्ति या बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कोई ऑफेंस कर देता है, कोई अपराध कर देता है, तो कानून की नज़र में वह व्यक्ति या उस व्यक्ति की सज़ा इस आधार पर नहीं देखी जाएगी कि वह कोई बहुत रिच पीपल है या वह कोई पुअर पीपल है, या वो कोई बहुत बड़ी पोस्ट वाला है जैसे प्रेसिडेंट है, या कोई वह एक ऑर्डिनरी मैन है। इस आधार पर कानून का कंपैरिजन नहीं किया जाएगा।
कानून के समक्ष कंपैरिजन नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई अपराध हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति हो उसको पनिशमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑल द पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी सभी व्यक्ति समान है कानून के समक्ष में और कानून सब पर समान रूप से एनफोर्स होगा, लागू होगा। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। ध्यान रखना, कानून व्यक्तियों के बीच में उनके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। कानून कभी भी, आर्टिकल नंबर 15 यही कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर, यानी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कानून राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं कर सकती है। अगला है, एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज स्पेसिफिक punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established। इसमें कहा गया है कि किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन के लिए एक विशेष सजा के साथ साथ एक विशेष प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जिसके आधार पर उस व्यक्ति के ऊपर उस अपराध को स्थापित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है तो उस पर जो ऑफेंस एनफोर्स हुआ है, लागू हुआ है, उसकी एक प्रोसेस होती है। वो इंडियन पेनल कोड के आधार पर, भारतीय दंड संहिता के आधार पर सजा प्राप्त करेगा। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सजा की प्रोसेस के बारे में अलग से डिफाइन किया गया है कि किस प्रकार से उस व्यक्ति के ऊपर कानून के उल्लंघन की सजा क्या होगी और वह किस प्रक्रिया के द्वारा उस पर सजा एस्टेब्लिश की जाएगी। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है कि लाइफ ऑफ लिव यानी जीने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को, लेकिन मान लीजिए किसी को हैंग टू टिल डेथ यानी फांसी की सजा दे दी तो उसकी भी एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के आधार पर उसके जीवन को छीना जा सकता है। वो हमारी जो कानून की बुक्स हैं उसमें इसको मेंशन किया गया है। हमारा सेकंड पॉइंट है रूल ऑफ लॉ। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? देखिए, ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। इसमें कहा गया है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। मैंने आपको बताया है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। नाइदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर ए वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ। ना तो कोई सरकारी अधिकारी और ना ही कोई अमीर व्यक्ति और ना ही इस देश का राष्ट्रपति कानून से ऊपर है। अगर राष्ट्रपति भी कोई कानून का वायलेशन करता है तो उसको वही सजा मिलेगी जो एक ऑर्डिनरी सिटीजन को मिलती है, ऑर्डिनरी पीपल को मिलती है। इसलिए कानून के समक्ष सब इक्वल हैं। किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है और किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं है कि ये हिंदुस्तान का या भारत का प्रेसिडेंट है इसलिए इसको कम सजा मिलेगी, ये अमीर व्यक्ति है कि इसको कम सजा मिलेगी, वेल्दी पर्सन है इसको कम सजा मिलेगी और ये पुअर व्यक्ति है इसको ज़्यादा सजा मिलेगी। ऐसा कहीं नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ पर डिपेंड है। रूल ऑफ लॉ इसी के आधार पर बनाया गया है कि जितने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रूल ऑफ लॉ के आधार पर लोगों को राइट्स देता है।
आर्टिकल नंबर 14 में और 15 में यही चीज मेंशन की गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है, हमारा जो पॉइंट है वो है हाउ रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश इन इंडिया, कि भारत में किस प्रकार से रूल ऑफ लॉ, कानून के नियम स्थापित हुआ। और हम इस पॉइंट्स कस करने के लिए हमें ब्रिटिश पढ़ना होगा, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल को पढ़ना होगा जब अंग्रेजों का यहाँ राज्य था। हम अंग्रेजों के राज्य से इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक स्लाइड दी थी, एक क्वेश्चन दिया था जिसको आपको फिल करना था। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ये क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर से यहाँ फिल करने थे, जैसे विच पॉलिटिकल पार्टीज आर करंटली इन पावर, स्टेट गवर्नमेंट में कौन सी पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी पार्टी है। सेकेंड पॉइंट था हु इज़ द करंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर द योर एरिया, यानी हमारे एरिया का जो इस समय करंट यानी वर्तमान में जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम क्या है। विच पॉलिटिकल पार्टी करंटली फ्रॉम द अपोजिशन, वर्तमान में जो अपोजिशन पार्टी है, विपक्षी पार्टी है स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो कौन कौन सी है। अगला है व्हेन वर इलेक्शन लास्ट इलेक्शन कब हुआ और नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा। व्हेन विल द नेक्स्ट इलेक्शन वी हेल्ड, यानी अगला इलेक्शन कब होगा। और हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव आर देयर फ्रॉम योर स्टेट, यानी हमारे राजस्थान से स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव है। आशा है आपने इसको फिल किया होगा। इसका आंसर आज हम इस वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। देखिए ये हमारे आंसर है। विच पॉलिटिकल पार्टीज इज आर करेंटली इन पावर, स्टेट गवर्नमेंट में ध्यान रखना कांग्रेस पार्टी है जो रूलिंग पार्टी है, पावर में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की पार्टी है। कांग्रेस, हमारे राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी है, तो मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर इस समय अशोक गहलोत। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बीजेपी रूलिंग पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। हु इज़ द करंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर एरिया, हमारे यहाँ एरिया यानी गंगापुर सिटी से जो एमएलए हैं वो मिस्टर रामकेश मीना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टोंक सवाई माधोपुर से, वो है मिस्टर सुखवीर सिंह जौनपुरिया। तीसरा है विच पॉलिटिकल पार्टी करंटली फ्रॉम द अपोजिशन, राजस्थान में इस समय अपोजिशन में बीजेपी है क्योंकि रूलिंग पार्टी कांग्रेस है, तो अपोजिशन में बीजेपी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी रूलिंग पार्टी है तो कांग्रेस अपोजिशन पार्टी है, क्योंकि हाईएस्ट सीटें इसी के पास है। व्हेन वर इलेक्शन लास्ट हेल्ड, लास्ट इलेक्शन कब हुआ, स्टेट इलेक्शन ध्यान रखना 2018 में हुआ है दिसंबर में, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन 2019 में हुआ है। और नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा 5 ईयर्स के पश्चात वो 2023 में होगा स्टेट इलेक्शन, और 2024 में होगा सेंट्रल का जनरल इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव। हाउ मैनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव आर देयर, अब यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ कितनी वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव है। ध्यान रखना राजस्थान में 200 जो सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें 25 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे यहाँ लोकसभा की 25 सीटें हैं। कितनी, 25 सीटें हैं, उसमें से केवल 3 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर लोकसभा गई है, ओनली 3। वे 3 वुमेन से मैं आपको एक स्लाइड से बता देता हूं वो कौन है। देखिए लोकसभा में ये 3 महिलाएं हैं, ये आपको दिख रही होंगी। नंबर 1
श्रीमती रंजीता कोहली। सेकंड नंबर पे है मिसेस दिया कुमारी और नंबर थर्ड है श्रीमती जसकौर मीणा। ये इनकी पार्टियों के नाम हैं, भारतीय जनता पार्टी की हैं तीनों। और ये कंस्टिट्यूएंसीज है कहाँ से, जैसे एक है भरतपुर से, सेकंड है राजसमंद से और थर्ड है दौसा से। ये हमारी एमपीज हैं, वुमेन एमपीज हैं जो। इसके अलावा ये 25 वुमेन्स एमएलएज की लिस्ट है जो राजस्थान की एमएलए हैं। 200 सीट्स में 25 वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव हैं ये, जिनकी ये 1 से लेकर 25 तक ये लिस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।